दोस्तों रंजू जब भी अपने भाई को देखती तो गलत गलत इशारे करती। अब भाई को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बहन इस तरीके से कैसे कर सकती है। लेकिन रंजू का भाई विवेक भी बड़ा हो रहा होता है। ऐसे में वो खुद को रोक नहीं पाता है और एक दिन वो अपनी बहन रंजू के पास जाता है और पूछता है कि आखिर वो उसे ये गलत इशारे क्यों करती रहती है। लेकिन रंजू अपने भाई का कोई जवाब नहीं देती है और इसके बाद वो अपने भाई विवेक को अंदर लेकर के चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने भाई विवेक को अंदर लेकर के जाती है तो उसे मोबाइल में वो वाला वीडियो दिखाने लगती है। शुरू शुरू में तो विवेक ये सब कुछ देखने से साफ मना कर देता है, लेकिन चूंकि वो भी बड़ा हो रहा था ऐसे में वो खुद को रोक नहीं पाता है। अब उसके नसों में जकड़न होने लगती है क्योंकि रंजू अपने भाई विवेक को लगातार वो सब कुछ दिखा रही होती है। इसके बाद विवेक खुद पर संयम नहीं बरत पाता है और फिर वो अपनी बहन रंजू के साथ वो सब कुछ कर डालता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब ऐसे ही कई घंटे तक लगातार रंजू अपने भाई के साथ और विवेक अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन तभी इतनी जोरदार आवाज़ सुन करके रंजू की माँ कमरे में आ जाती। अब जैसे ही वो अपने बेटे और बेटी को इस अवस्था में देखती हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेटे विवेक और अपनी बेटी रंजू को बहुत ज़्यादा डांट डपट लगाती हैं। उनको लगता है कि उनके डांट डपट से रंजू और विवेक अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो उन दोनों पर नज़र रखना कम कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर रंजू और विवेक एक दूसरे के साथ लगातार बंद कमरों में ये सब कुछ करते रहते हैं। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उनके लाख समझाने के बावजूद उनके बेटा और बेटी एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। माँ को लगता है कि अगर वो अपने बेटे विवेक की शादी करवा देंगी तो हो सकता है विवेक में सुधार आ जाए और फिर वो अपनी बहन के साथ ये सब कुछ ना करके अपनी धर्म पत्नी के साथ करेगा। अब ऐसे में विवेक की माँ शांति अपने बेटे विवेक के लिए रिश्ता खोजने लगती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी कि जिसे वो अपने बेटे विवेक के लिए पसंद कर सके और उसे मुँह मांगा वो सब कुछ मिल सके, दहेज मिल सके जो कि वो चाहती हैं, क्योंकि उनका बेटा विवेक जो कि कमाता धमाता नहीं। अब ऐसे में कोई भी परिवार विवेक से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है। विवेक की माँ जिन्हें दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर चाहिए था। अब जैसे ही लड़की के परिवार वाले विवेक को देखने आते वो कहते कि आपका लड़का तो कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, ऐसे में भला हम अपनी बेटी की शादी आपसे बेटे से क्यों ही करवाएं। अगर हमें दहेज नहीं देना होगा तो ही हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, क्योंकि आपका बेटा तो कुछ करता ही नहीं। अब जैसे शांति ये सुनती है तो साफ मना कर देती है और कहती है कि भले ही हमारा बेटा कमाता नहीं है तो क्या, लेकिन वो तो है तो एक पुरुष ही, वो आपकी बेटी को कमा करके खिलाएगा। पूरा जीवन वो आपकी बेटी को बैठा करके मेहनत मजदूरी करके खिलाएगा। ऐसे में अगर आप हमें दहेज नहीं देंगी तो फिर आप की बेटी से शादी कोई भी लड़का नहीं करेगा। अब जैसे लड़की वाले ये सुनते तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसे में एक परिवार जो कि बेहद गरीब रहता है वो लोन लेकर के शांति के बेटे विवेक से अपनी बेटी की शादी करवा देता है। अब जैसे ही नई नवेली दुल्हन घर में आती है विवेक बहुत उतावला होता है। शादी की पहली रात वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो ना तो अपनी पत्नी से हालचाल पूछता है और ना ही अपने पत्नी को पानी खाना पूछता है। इसके बाद वो डायरेक्ट अपनी पत्नी से वो सब कुछ करने लगता है। इधर विवेक इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। किसी तरीके से माँ शांति उधार बाड़ी पैसे लेकर के वो अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं। वहाँ उनकी बहू का इलाज चलता है। एक दिन बाद बहू को डिस्चार्ज मिल जाता है। इसके बाद बहू घर आ जाती है। इधर विवेक उतावला हो रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी ये साफ कर देती है कि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अब इधर विवेक को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद फिर से वो अपनी दीदी रंजू के कमरे में जाता है। अब जैसे ही रंजू ये देखती है तो इससे पहले कि उसका भाई उससे कुछ कह पाता, रंजू उसके साथ वो सब कुछ करने लगती है जो कि विवेक अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोरदार होती है कि नई नवेली दुल्हन के कानों में चली जाती है। अब जैसे ही दुल्हन के कानों में आवाज़ जाती है तो वो अपनी ननद रंजू के कमरे की ओर जाती है। अब जैसे ही वो रंजू के कमरे की ओर जाती है तो जो कुछ भी वो मंजर अपनी आंखों से देखती है, इसके बाद वो अपने पति विवेक से तलाक ले लेती है।
विवेक अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्नी उसकी एक नहीं सुनती और दहेज में दिया हुआ सारा सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो एक ट्रक पर लदवाती है और वहां से लेकर के चली जाती है। इधर जब शांति को पता चलता है कि उसकी बहू ने उसके बेटे से तलाक ले लिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अपनी बहू को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि देखो, जो कुछ भी तुमने अपनी आंखों से देखा है, अगर तुम उसे बाहर किसी से भी कहोगी और अगर किसी को भी पता चला कि विवेक अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करता है, इसलिए उसका तलाक हो गया, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। बहू अपनी सास शांति से कहती है कि देखिए, आप चिंता न कीजिए, लेकिन अगर आप लोग कोई भी मुकदमा दायर करेंगे तो फिर हम ये बात पूरे समाज में सबको बता देंगे कि विवेक अपनी दीदी के साथ ये सब कुछ करता है, यानी कि गलत काम करता है। अब जैसे शांति ये सुनती तो कहती है कि देखो, हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेंगे, लेकिन तुम किसी से भी कुछ मत कहना। अब जैसे ही बहू ये सुनती है तो कहती है कि ठीक है सासू माँ, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें 50,000 रुपये देने होंगे। अब जैसे ही शांति ये सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बहू तो उन्हें ही ब्लैकमेल कर रही होती। शांति कहती है कि भला हम तुम्हें किस बात के लिए पैसे देंगे, एक तो तुमने हमारे बेटे से तलाक ले लिया है। शांति की बहू रचना कहती है कि अगर आप हमें 50,000 रुपये पेटीएम नहीं करेंगी तो फिर हम आपके बेटे का वीडियो वायरल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आपके बेटे विवेक और उसकी दीदी रंजू का वो वाला वीडियो है। अब जैसे शांति ये सुनती है तो अपनी बहू रचना के हाथ पैर जोड़ने लगती है। रचना कहती है कि देखिए सासू माँ, हाथ पैर जोड़ने से कुछ भी नहीं होता, आपको हमें 50,000 रुपये देने होंगे। आप जितना ही समय लगाएंगे ये रकम बढ़ती जाएगी। अब आपको हमें 1,00,000 रुपया देने होंगे। इधर सास गिड़गिड़ाती रहती हैं, रोती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे सास रोती रहती हैं, अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ती रहती हैं, बहू रकम बढ़ाती जाती है। अब ये रकम बढ़ करके 2 से 2.5 लाख हो जाती है। शांति को कुछ समझ में नहीं आता, वो फ़ोन काट देती है, क्योंकि जब तक वो अपनी बहू रचना से बात कर रही होती हैं तब तक वो पैसे बढ़ाती जाती है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। वो पूरी बात विवेक से बता देती है। अब जैसे विवेक ये सुनता है तो वो अपनी दीदी रंजू के पास जाता है। रंजू से कहता है कि हमारी धर्म पत्नी ने आपका और हमारा वो वाला वीडियो बना लिया। जैसे रंजू ये सुनती है तो गुस्से से अपना आपा खो देती है और कहती है कि हम 1 रुपया भी अपनी भाभी को नहीं देंगे, उन्हें जो करना है वो कर ले, उन्हें वीडियो वायरल करना है तो वो कर दे। इसके बाद रंजू फ़ोन लगाती है और अपनी भाभी से कहती है कि अगर आप वीडियो वायरल करना चाहती हैं तो कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जैसी रचना ये सुनती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसके बाद वो वीडियो अपलोड कर देती है। जैसे वीडियो अपलोड होता है तो पूरे गांव में फैल जाता है, गांव में बात होने लगती है। पूरा गांव मिलकर के रंजू के घर आता है तो देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। रंजू अपने भाई विवेक को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के गाँव छोड़ देती है। इसके बाद वो लोग मुंबई जाते हैं और वहाँ पर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इधर शांति अपने बेटे की शादी करवा देती है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी विवेक अपनी दीदी रंजू के साथ ये सब कुछ करता रहता है। इधर जब पत्नी को सच्चाई पता चलती है तो पहली पत्नी रचना की तरह वो अपने पति को छोड़ करके नहीं जाती है, बल्कि वो उसके दीदी रंजू के साथ बहुत खुश रहती है, क्योंकि रंजू जो अच्छे खासे पैसे कमा रही होती है। विवेक पहले से ही कुछ कमाता धमाता नहीं, ऐसे में पूरे परिवार का खर्चा रंजू से ही चल रहा होता है। इसलिए विवेक की दूसरी पत्नी अपनी ननद को कुछ भी नहीं कहती। इधर विवेक का जब भी मन करता है वो अपनी पत्नी के साथ तो कभी अपनी दीदी के साथ ये सब कुछ करता रहता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।